Good morning, students. Our today's topic is biodiversity. Biodiversity is the variety of plant and animal species in a particular region. बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी रीजन अपन कंसिडर कर रहे हैं, इट कैन बी a state, it can be a country or a continent. कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे कितने तरह के कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, वो वहाँ की क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी प्लांट्स की एंड एनिमल्स की उस पर्टिकुलर रीजन की, उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। The present day organisms are the end product of 3 billion years of evolution on Earth. अभी जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं प्रेजेंट डे पर, जितने भी टाइप की स्पीशीज़ अभी मिलती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, अदर ऑर्गेनिजम्स की, वो कैसे बनी है? वो 3 बिलियन ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद फॉर्म हुई हैं। अर्थ कैसी थी पहले? अर्थ पर जो लाइफ है पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आए और कंडीशंस ऐसी हो गई कि उसके बाद वेरियस लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर डेवलप हो पाई। तो अर्लियर जो लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर डेवलप हुई थी वो कैसी थी? सिंपल लाइफ फॉर्म्स थी, और वो भी क्या हुई फिर विद टाइम इवॉल्व हुई, और अभी जो स्पीशीज़ मिलती हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट है, वो सारी बनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस जो अभी प्रेजेंट हैं अर्थ पर, ये हर टाइम से अर्थ पर नहीं थे। इनिशियली जब अर्थ फॉर्म हुई थी, अर्थ जब चेंज हो रही थी, तब ह्यूमंस वहाँ नहीं थे। फिर जब धीरे धीरे अर्थ एवोल्व हुई और 3 बिलियन ईयर्स के बाद अब जाके क्या है, अर्थ पर ह्यूमंस प्रेजेंट हैं। तो जो भी स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स अभी प्रेजेंट हैं, वो कितने टाइम के एवोल्यूशन के बाद बन पाए हैं? 3 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद फॉर्म हो पाए हैं। द एवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब एवोल्यूशन जो हुआ, अर्थ इवॉल्व हुई, अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ फॉर्म हुई, जिसकी वजह से अभी जो है, अभी इनिशियल टाइम पे क्या थी, जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी थी वो कम थी, यानी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ क्या था? कम था। कम टाइप की स्पीशीज़ अर्थ पर प्रेजेंट थी। धीरे धीरे वो जो स्पीशीज़ पहले प्रेजेंट थी, उन्होंने और ज़्यादा स्पीशीज़ फॉर्म की, वो डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, और नई नई तरह की स्पीशीज़ फॉर्म हो गई। तो जो अर्थ ने का एवोल्यूशन हुआ, उसी से अभी जो स्पीशीज़ हैं सारी जितनी भी, वो सब फॉर्म हो पाई। और अर्थ की जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है उसको क्या कहेंगे? अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन की का जो स्पीशीज़ नंबर है वो। तो अर्थ पे जितनी भी तरह के स्पीशीज़ मिलती हैं, प्लांट की, एनिमल की, या किसी की भी, वो क्या होगी? उस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। तो अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी जितनी भी स्पीशीज़ मिलती हैं, वो किसकी वजह से हैं? अर्थ के एवोल्यूशन की वजह से है, अर्लियर स्पीशीज़ की एवोल्यूशन की वजह से, उसी का रिजल्ट है। द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कितनी तरह तरह के प्लांट और एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहाँ? वर्ल्ड में या किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में। या तो अपन वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर हैबिटाट की कहेंगे, यानी वही स्टेट है या कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई कंट्री है, और कोई सिटी है, कोई फॉरेस्ट है, तो उसको क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर हैबिटाट की बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट क्या होता है? पर्टिकुलर प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ और पर्टिकुलर स्पीशीज़ लिव्स। No one knows how many species have lived on earth before. अब पहले कितनी स्पीशीज़ थी, ये नॉलेज अभी साइंटिस्ट को नहीं, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि पहले अर्थ पर कितनी तरह तरह की स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। तो इनिशियली क्या था? स्पीशीज़ कम प्रेजेंट थी, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व हुई, तो बहुत ज़्यादा टाइप की स्पीशीज़ पहले अर्थ पर फॉर्म हो गई। फिर बाद में क्या हुआ? उनमें से भी जो अर्थ पर सर्वाइव कर पाई अच्छे से, वो आगे प्रोसीड हुई, और जो सर्वाइव नहीं कर पाई वो एक्सटिंक्ट हो गई।
इनिशियली क्या था, जो स्पीशीज़ थी वो बहुत कम थी, सिंपल ऑर्गेनिज्म ही थे। फिर उन्होंने तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म किए। उनमें से फिर जितने फिट थे, जितने कैपेबल थे सर्वाइवल के, वो आगे कंटिन्यू हुए, और जो फिट नहीं थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इनिशियली यानी जब अर्थ फॉर्म हो रही थी, उस पर जो एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर्म हो रहे थे, तब कितनी स्पीशीज़ थी उसकी फिक्स्ड नॉलेज अभी साइंटिस्ट को नहीं है। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इतनी स्पीशीज़ पहले अर्थ पर प्रेजेंट होंगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मे बी 50 to 100 times more than the living species on अर्थ टुडे। अब अभी जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं अर्थ पे, उनसे 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो पहले जब स्पीशीज़ तरह तरह की बनी थी तो वो क्या थी, अभी के नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ से 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ, उनमें से बहुत सारी जो थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, किसी भी रीज़न से एक्सटिंक्ट हो गई, और अभी बहुत कम स्पीशीज़ ही कंपैरेटिवली रही हैं अर्थ पर। Number of species of living organisms existing today is about 5 to 30 million. अभी जो अर्थ पर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी प्रेजेंट हैं, उनकी जो जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं वो कितनी है, 5 to 30 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है। भले वो हायर ऑर्गेनिजम्स हों या सिंपल ऑर्गेनिजम्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, अदर हों लाइक फंजाई है, बैक्टीरिया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ हैं वो कितनी है, 5 to 30 मिलियन। Half of these are found in unexplored tropical rainforest. अब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ में से हर की नॉलेज अभी साइंटिस्ट के पास या अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है, अपन को नहीं पता कि जो 30, अपन ने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अभी अर्थ पर प्रेजेंट होंगी। अब इन हर स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। रीज़न क्या है इसका कि नॉलेज नहीं मिल पा रही है साइंटिस्ट को, एग्जैक्ट कितनी स्पीशीज़ हैं या फिर जितनी अंदाज़ा लगाया उन हर की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं इनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसे एरियाज़ में मिलती हैं जो कैसे होते हैं, अनएक्सप्लोर्ड होते हैं, जहाँ तक ह्यूमंस नहीं पहुँच पाते। पहुँच जाएँ तभी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाती। तो कहाँ कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, तो हाफ ऑफ दीज आर फाउंड इन अनएक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब कितनी सारी जो स्पीशीज़ हैं इनमें से हाफ कहाँ पे प्रेजेंट है, अनएक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जो अर्थ के इक्वेटर पर प्रेजेंट होते हैं। अर्थ का जो इक्वेटर है ये, यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे रेन जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको अच्छे से स्टडी, यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ मिलती हैं उनको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, इन फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक नहीं जा पाते हैं। ये जो फॉरेस्ट हैं कैसे रह जाते हैं, अनएक्सप्लोर्ड ही रह जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कितनी तरह की स्पीशीज़ प्रेजेंट है, कौन सी नई स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी नॉलेज साइंटिस्ट को अभी नहीं है। A large number is suspected to exist in the underwater reef in tropical oceans, and new kinds are constantly being discovered. अब और कहाँ पे, एक तो इन जगहों से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ से जो भी स्पीशीज़ हैं उनकी अच्छे से स्टडी नहीं हुई है, और जो ट्रॉपिकल ओशंस हैं ये यहीं पर इक्वेटर पर जो ओशंस मिलते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस, वहाँ पे क्या मिलती हैं, रीफ्स मिलती हैं, कोरल रीफ्स। ये क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी जो स्पीशीज़ है वो हाइड करके रहती हैं, तो वो स्पीशीज़ अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। ऐसे ही अगर अपन डेप्थ में जाएँ ओशंस की, तो ओशंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, तो उसमें बिल्कुल डेप्थ में कौन कौन से स्पीशीज़ हैं उनकी नॉलेज भी अभी तक नहीं हुई है। तो अर्थ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ तक साइंटिस्ट या इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी उनकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। बस हाँ अंदाज़ा लगा लिया है, एक एस्टिमेशन है कि कितनी स्पीशीज़ अर्थ पर होंगी। अगर सारी जगहों को मिला के बताएँ तो कितनी होंगी, 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पर प्रेजेंट होगी। और जो नई नई स्पीशीज़ हैं वो क्या होती हैं, टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं साइंटिस्ट को। Species that have given scientific name are
1,700,000 to 1,800,000। अब जो स्पीशीज़ अच्छे से डिस्कवर हो गई हैं और जिन स्पीशीज़ को अच्छे से लेबल कर दिया है, जिनका नॉमेनक्लेचर हो गया, उनको स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है, साइंटिफिक नेम जिनका फिक्स हो गया है, फाइनलाइज हो गया है, वो कितने स्पीशीज़ हैं? 1,700,000 to 1,800,000। तो क्या बताया साइंटिस्ट ने कितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं? 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं, जिनमें से अराउंड कितनी मिली हैं? अप्रोक्स 2 मिलियन स्पीशीज़ ही मिल पाई हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज़ कैसी हैं अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, बस एस्टिमेट है कि हाँ होंगी। अब जो साइंटिफिकली जिनको नेम दे दिया गया है, साइंटिफिक नेम दे दिया गया है, जो डिस्कवर हो गई हैं स्पीशीज़ कितनी है? इतनी है। इनमें से एनिमल स्पीशीज़ कितनी है? मोर देन 1 मिलियन इनमें से क्या है? एनिमल स्पीशीज़ हैं। द लार्जेस्ट इंसेक्ट्स, और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा हैं वो कौन है? इंसेक्ट स्पीशीज़। एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज़ मिलती है? इंसेक्ट स्पीशीज़ मिलती हैं। कितनी है? अराउंड 750,000 to 800,000। और प्लांट एंड फंजाई जो हैं वो कितने हैं? बस 350,000 to 400,000। तो इतनी सारी स्पीशीज़ मिली हैं, उनमें से 1 मिलियन तो क्या है? एनिमल स्पीशीज़ ही हैं। रिमेनिंग में आ जाएंगे सारे प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया सब। और इन एनिमल में भी 1 मिलियन में से भी कितनी? 750,000 to 800,000 कौन सी हैं? इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं। और रिमेनिंग जो है 1 मिलियन के अलावा उनमें प्लांट एंड फंजाई कितनी है? 350,000 to 400,000। और फिर इसके बाद जो बचा उसमें कौन आ जाएंगे? बैक्टीरिया एक्सेट्रा आ जाएंगे। अब इतनी सारी स्पीशीज़ अर्थ पर प्रेजेंट हैं, तो डिस्कवर कितनी हो गई? 1,700,000 to 1,800,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो गई हैं, उनको नेम दे दिया। अब इतनी सारी स्पीशीज़ की स्टडी करना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। साइंटिस्ट जो है इतनी सारी स्पीशीज़ की स्टडी नहीं कर पाते, पर इंफॉर्मेशन तो चाहिए हर के बारे में। तो इसके लिए किसकी नीड होती है? क्लासिफिकेशन की नीड होती है। इसके लिए क्या किया गया? एक वे निकाला गया कि इतनी सारी स्पीशीज़ को कैसे स्टडी कर सकें, सबके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन को ले सकें बिना एक एक को स्टडी किए, कि एक हर स्पीशीज़ को स्टडी किए बिना उस स्पीशीज़ के बारे में कैसे नॉलेज मिले। तो इसके लिए किसकी नीड होती है? क्लासिफिकेशन की नीड होती है। क्या इसके लिए निकाला सॉल्यूशन? साइंटिस्ट ने क्या किया इन्होंने कि जो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं उनको उनकी सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, उनकी ग्रुप्स बना दिए। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जिनमें बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनको किस में रख दिया? एक ग्रुप में रख दिया। और जो स्पीशीज़ जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही जो सिमिलर स्पीशीज़ थी उनको थर्ड ग्रुप में रख दिया। ऐसे क्या किया? क्लासीफाई कर दिया स्पीशीज़ को। अब इसमें इस जो ग्रुप 1 है इसकी हर स्पीशीज़ की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या करेंगे? ये जो ग्रुप है इसमें से किसी एक इंडिविजुअल की, एक स्पीशीज़ की स्टडी कर लेंगे। और क्योंकि सारी कैसी हैं? सिमिलर हैं, तो इस एक स्पीशीज़ की स्टडी के बेसिस पे अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इस ग्रुप में जितनी स्पीशीज़ हैं उनमें यही कैरेक्टर्स होंगे जो इस एक स्पीशीज़ में प्रेजेंट हैं। तो एक स्पीशीज़ की स्टडी करके ही एक ग्रुप की सारी स्पीशीज़ के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपना जो प्रोसीजर है पूरा वो क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों होगी? तो मेन बेसिक नीड क्या होती है क्लासिफिकेशन की? ताकि हर स्पीशीज़ के बारे में साइंटिस्ट को ईजीली नॉलेज अवेलेबल हो जाए, हर स्पीशीज़ को अलग से सेपरेटली स्टडी ना करना पड़े। एक स्पीशीज़ की स्टडी करने पर ही ग्रुप की हर स्पीशीज़ के बारे में साइंटिस्ट को नॉलेज हो जाए। तो क्या है नीड? क्यों नीडेड है क्लासिफिकेशन? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म. Study of one or two organisms of a group gives sufficient information about the essential features of the group. अब क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या है? पॉसिबल नहीं होता। अब किसी एक ग्रुप की 1 और 2 इंडिविजुअल को ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके ये पूरी जो ग्रुप है उसके हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगी, और वो बेसिक नॉलेज ही क्या होगी? सफिशिएंट होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे? सारे एसेंशियल फीचर की उसकी स्टडी हो जाए।
और इसके अलावा क्या क्या नीड होती है क्लासिफिकेशन की, क्यों करना चाहिए क्लासिफिकेशन, हाउ इट इज़ हेल्पफुल। तो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करेंगे। अब मान लो कोई न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है, अब उसको अपन किस ग्रुप में रखें, तो इसमें ये हेल्प करेंगे। इसके कैरेक्टर्स जिस ग्रुप के सिमिलर होंगे उस ग्रुप में अपन रख देंगे और वो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये स्पीशीज़ किसी की इंसेक्ट की स्पीशीज़ है या कोई फंजाई की स्पीशीज़ है। तो कैरेक्टर्स को मैच करके अपन क्या कर सकते हैं, इस जो नई स्पीशीज़ डिस्कवर की है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, कोई एनिमल है या प्लांट है या इंसेक्ट है, फंजाई है, क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन में न्यू स्पीशीज़ की ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो अलग अलग ग्रुप हैं ऑर्गेनिज्म के, इनके बीच की रिलेशनशिप कैसी है इसकी स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है। ये कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं या फिर ये फार रिलेटेड हैं, अब इनकी स्टडी करेंगे इन दो ग्रुप्स में। जितनी ज़्यादा सिमिलर फीचर्स होंगी उतनी ही ये दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, यानी इनका एवोल्यूशन जो होगा वो साथ साथ हुआ होगा। और जितनी ज़्यादा इनमें डिसिमिलर फीचर्स होंगी, इसका मतलब होगा ये जो दो ग्रुप्स हैं उतनी ही डिस्टल है, इनका एवोल्यूशन अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पर हुआ है। तो दो ग्रुप्स के बीच के रिलेशनशिप को पता लगाने में भी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पहले के टाइम पे जो भी मिलते थे ऑर्गेनिज्म, जिनके फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, तो क्लासिफिकेशन की बेसिस पे अपन उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फॉसिल है उनको कंपेयर कर देंगे, ये जो फॉसिल मिला है ये फॉसिल किस ग्रुप से ज़्यादा सिमिलर है, और उसकी बेसिस पे कह देंगे जो फॉसिल है वो किसका है, इसका है। मान लो कोई फॉसिल मिला और वो किस ग्रुप से, रेप्टीलिया ग्रुप से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखता है, तो अपन क्या मान लेंगे कि ये जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है जिसका फॉसिल मिला है, जो कभी अर्थ पर रहता होगा, वो क्या है, एक रेप्टाइल है। तो मैच करके पता लगाया जा सकता है। और पता लगेगा इससे कि पहले के अर्थ पे कौन कौन से कितने तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते थे, रेप्टाइल्स मिलते थे या जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलते थे उनके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर फीचर्स, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। वही है कि जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स सिमिलर हैं, क्या क्या नहीं हैं, इनके बारे में स्टडी करने में भी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। इट enables us to understand how complex organisms have evolved from simple organism। और इसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी कि जो अभी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिले प्रेजेंट हैं वो किन से बने हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के थ्रू ही बने हैं। क्लासिफिकेशन फॉर्म्स अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस। और क्लासिफिकेशन जो है वो अदर बायोलॉजिकल साइंसेस में भी हेल्प करता है। अब क्लासिफिकेशन की नीड साइंटिस्ट को लगी कि हाँ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, तो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए कि इस तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब बिफोर 1969 से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सारी ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं, जितनी भी स्पीशीज़ मिलती हैं, उन सबको टू ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप। तो जो भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट ग्रुप में रख दिया, और जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस में रख दिया, एनिमल ग्रुप में रख दिया। प्लांट लाइक में कौन से फीचर आ जाएंगे, सेसाइल होंगे, वो मूवमेंट नहीं करेंगे, लोकोमोशन नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। पिगमेंटेड होंगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, तो उनको किस में रख दिया, प्लांट ग्रुप में रख दिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइड्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे और मोटाइल होंगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे, उनको एनिमल ग्रुप में रख दिया। तो 1969 से पहले यही स्कीम चली कि सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांट एंड एनिमल ग्रुप ने डिवाइड कर दिया, और ग्रुप्स को क्या कहा, किंगडम का। तो प्लांट किंगडम बनाया और एनिमल किंगडम बना। 1969 से पहले ऐसे ही क्लासीफाई किया गया। उसके बाद 1969 to 1990
इसमें किसका क्लासिफिकेशन चला, RH व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि अपन सारे ही ऑर्गेनिज्म को प्लांट या एनिमल ग्रुप में नहीं रख सकते। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों के बीच के कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा ग्रुप्स उन्होंने और ज़्यादा किंगडम इन्होंने फॉर्म किए। उन्होंने कितने किंगडम फॉर्म किए, 5 किंगडम फॉर्म किए, और सारे ही ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। कौन कौन से किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे एंड प्रोकैरियोटिक थे, कैसे थे, सिंगल सेल थे एंड प्रोकैरियोटिक थे, यानी एक ही सेल उनकी उनमें प्रेजेंट थी, और प्रोकैरियोटिक थे मीन्स उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एट्सेट्रा ये सारे एब्सेंट थे। तो उनको किस किंगडम में रख दिया, मोनेरा में। और फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल तो थे, अब मोनेरा में कौन आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, तो ये सारी किस्में आ जाएंगी, मोनेरा में आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल तो थे, एक ही सेल थी उनमें, बट वो कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, यानी उनमें न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, लाइक जो है प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, वो सारे किसके अंदर आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे थे, यूजुअली मल्टी सेलुलर थे और कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, उनको किस में रख दिया, फंजाई में। अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी कैसे फीड करते थे ये, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उस पर फीड करते थे, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था। उसके बाद जो प्लांटी किंगडम ने, उनमें मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉपिक था, यानी खुद अपना फूड प्रिपेयर करते थे। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखी जिनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता था, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते थे। तो इसकी बेसिस पे कि वो उनमें सेल्स कितने प्रेजेंट हैं, या सेल टाइप कौन सा है, या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, इसके बेसिस पे RH व्हिटेकर ने सारी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद कार्ल वूस को और ज़्यादा नीड लगी कि नहीं, इसके अलावा किंगडम के ऊपर भी क्या बनाना चाहिए और ग्रुप बनाने चाहिए। इन सब, यहाँ तक क्या था, लार्जेस्ट जो ग्रुप था वो क्या था, किंगडम ही था। इन सब ने किंगडम ही बनाए। और मोनेरा, जैसे मोनेरा किंगडम है, फिर इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स और आ जाएंगे, प्रोटिस्टा इसमें और आ जाएंगे। जैसे एनिमेलिया ग्रुप पे, एनिमेलिया ग्रुप जो किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम, इसके अंदर फिर वेरियस फाइलम आ जाएंगे, फिर फाइलम के अंदर क्या आ जाएंगे, वेरियस क्लास आ जाएंगे, ऐसे ग्रुपिंग चलेगी। तो किंगडम जो था वो क्या था, RH व्हिटेकर एंड अदर अर्लियर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट ग्रुप था वो क्या था, किंगडम ही था। फिर उसमें अलग अलग ग्रुप्स उसके अंदर बनाए गए थे। पर कार्ल वूस को लगा कि नहीं, किंगडम के ऊपर भी एक ग्रुप बनना चाहिए, जिसको उन्होंने क्या कहा, डोमेन किया। तो 1990 में फिर कार्ल वूस ने अपनी थ्योरी दी, जिसको कहा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म को किस में क्लासीफाई करना चाहिए, 3 डोमेन्स में क्लासीफाई कर देना चाहिए। आप कार्ल वूस का जो क्लासिफिकेशन था 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, इसकी स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट्स कंप्लीट रखना, नोट्स को जब सेंड करें तभी कॉपी कर लेना, सेपरेट बायोलॉजी नोटबुक।